Good morning students. Welcome to SGI online class. Class 8 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पार्ट 2 वर्ण विचार। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पार्ट 2 वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर की परिभाषा को समझा व स्वर के भेद को समझा। मैं पुनः दोहराऊंगी कि स्वर क्या है। कि स्वर वे वर्ण कहलाते हैं जो बिना किसी ध्वनि की सहायता से उच्चारण किया जाता है, अर्थात वह स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुलुत स्वर। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम समय व कम वायु लगती है, अर्थात इन स्वरों की एक मात्रा होती है, इन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ई, आई, ऊ, औ। ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। इसके बाद है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुलुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ओम में ओ जो शब्द है वह है पुलुत स्वर है, क्योंकि ओ का उच्चारण जब हम ओम बोलते हैं तो ओ का उच्चारण दीर्घ समय के लिए होता है, इसलिए हमें उसमें जो हर्ष स्वर है उससे 3 गुना समय लगता है, इसलिए पुलुत स्वर कहलाते हैं। एक और उदाहरण है इसमें पुलुत स्वर का। जैसे एक व्यक्ति का नाम राम है और वह आपके पास बैठा हुआ है, तो आप उसे कैसे बुलाएंगे? राम। और आपने आपकी बात को सुना। जब वह व्यक्ति आपसे थोड़ा दूर चला जाता है तब उसे आप कैसे बुलाते हैं? राम। तो राम आपने बुलाया, राम। अब रा और माँ के मध्य में जो ये स्वर का उच्चारण हुआ ये कहलाता है पुलुत स्वर। ठीक है बच्चों, ये क्या है? पुलुत स्वर। राम ये आपका पुलुत स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात आती है स्वरों के बाद व्यंजन की। व्यंजन क्या है? तो बच्चों, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है, क्योंकि यह बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकते। हिंदी के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इनके 4 भेद हैं। जो इस पर इनके व्यंजन के 4 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा उच्छिष्ट व्यंजन। इसके बाद स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्णों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। अब इसमें 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। तो जो ये स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या होती है 25, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो 5 वर्ग हैं, इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हुई बच्चों? 25। पहला वर्ग है का वर्ग। का, ख, ग, घ, ण। पहले वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान है कंठ, क्योंकि जब हम का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय वायु कहाँ से आती है? कंठ से, अर्थात इन शब्द का उच्चारण करते समय हमारे कंठ से वायु टकराते हुए बाहर आती है। फिर उसके बाद है चा वर्ग। चा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? च, छ, ज, झ, या। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, क्योंकि जो जिह्वा होती है वह तालु का स्पर्श करते हुए वर्णों का उच्चारण करती है। तीसरा है टा वर्ग।
टा वर्ग में भी आपके 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ण। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो मूर्धा से स्पर्श करते हुए इन शब्दों का उच्चारण होता है। इसके बाद है ता वर्ग। ता वर्ग के भी 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? ता, थ, द, ध, न। जब हम इन वर्गों का, जो ये ता वर्ग है, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इनको उच्चारण करते समय हमारे वर्ण किससे स्पर्श होते हैं? दंत से, क्योंकि ता, था, दा करते तो दंत आपस में मिलते हैं। इसके बाद है पा वर्ग। पा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? पा, फ, ब, भ, म। जो ये पा वर्ग के 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, क्योंकि जब हम पा, फा, ब, भ, म शब्द का उच्चारण करेंगे तो हमारे जो ओठ है वह आपस में मिलते हुए शब्दों का उच्चारण करते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित है। इनकी संख्या 4 है। जब हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये वर्ण हमारे कंठ में पहले से ही विद्यमान हो। तो ये कौन से वर्ण है? या, रा, लावा, अर्थात बहुत सहजता के साथ इनका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद है उष्ण व्यंजन। इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। ये 4 हैं। सा, शा, सा, हा। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ में घर्षण उत्पन्न होता है और गर्म श्वास बाहर आती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं ये व्यंजन? ड, ड़ा। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। बच्चों, मैं इसे पुनः दोहराऊंगी कि व्यंजन क्या है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जब जो व्यंजन के वर्ण उन्हें हम बोलते हैं तो उनमें स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात बिना स्वर की सहायता लिए व्यंजन के वर्णों का उच्चारण नहीं होगा। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। इनके 4 भेद होते हैं। जो ये व्यंजन है इनके कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। का से लेकर के मा तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्णों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात एक जो वर्ग है उसमें कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं, तो ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। प्रत्येक जो वर्ग है उसका नाम किसके आधार पर? पहले वर्ण, पहला जो अक्षर आता है उसके आधार पर रखा गया है। पहला है क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ण, अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। इसके बाद है चा वर्ग। चा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? च, छ, ज, झ, या। इन वर्णों का उच्चारण करते समय किससे वायु होता है? उच्चारण किससे होता है? तालु से, क्योंकि जब हम ये शब्द उच्चारित करते हैं तो जिह्वा तालु का स्पर्श करते हुए वर्णों का उच्चारण करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। टा वर्ग। टा वर्ग में है वर्ण, ये भी 5 वर्ण है इसमें। ट, थ, ड, ढ, ण। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है। इसके बाद है ता वर्ग। ता, थ, द, ध, न। इसमें भी 5
इनका उच्चारण स्थान दंत है। जब इन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं तो दंत से स्पर्श होते हुए इन वर्णों का उच्चारण होता है। पावर्ण, पा वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है पा, फा, वा, भा, मा। इन 5 वर्ण जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारित करते समय हमारे ओठ आपस में मिलते हुए इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। इसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित है। इनकी संख्या 4 है। तो ये संख्या कौन से है? ये या, रा, ला, वा। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। इसके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। इनकी संख्या 4 है। वह कौन कौन से हैं? शा, सा, शा, हा। इसके बाद है उच्छिष्ट व्यंजन। ये 2 होते हैं, अर्थात जो उच्छिष्ट व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? 2 है। ये वर्ण है ड़ा, ड़ा। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, अर्थात जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा तालु का स्पर्श तुरंत करके नीचे की ओर गिरती है, इसलिए उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, आज आप व्यंजन किसे कहते हैं, वह व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन के भेद कितने होते हैं और अंतःस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन तथा उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ करके समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। Good morning, students. We will continue our story, The Beauty of Difference. As students, as you know that in the story, there is a little one whose name is Shirin, and for the safety of her personal life, her parents had sent her in London to his aunt house, and in London he found each and everything different from his native land Tehran. But he tried, as her mother has consoled her, she tried to adjust with the differences, and how he finally was adjusted and was taking enjoy among differences. This is expressed in the story. Okay, students. So we will continue our story. As you know that at the first day when Shireen went to school, other school boys and girls did not pay attention for her. That's why she was very sad. And during lunch break, she was sitting in the corner of the playground. At that time, a boy whose name was Stephen came to nearer him, and he tried to console her, as he knew that Shirin was a stranger for the school, not for the school but for the atmosphere of the school. He tried to console her, and he shared his milkshake, strawberry milkshake, to her, and in the place of that, Shirin also gave her 4 pieces of baklava. It was a sugri pastry which was offered by Shirin to Stephen. Then स्टीफन ने शिरीन से कहा कि जो तुम्हारा कैडर है, जो उसने बुर्का पहना हुआ था, वो कैडर है, वो बहुत ही कूल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। I think your head scarf looks cool, said Stephen as he put down a whole piece of baklava one go. जैसे जैसे वो पेस्ट्री को खाता जा रहा था और उसका माइंड जो है उसके कैडर की तरफ गया और उसने शिरीन के कैडर को उससे अप्रिशिएट किया। इट्स कॉल्ड अ कैडर, शिरीन ने बताया कि ये जो हेड स्कार्फ है दैट इज कॉल्ड कैडर, इसको बुर्का बोलते हैं। द यंग बॉय रोल्ड वर्ड्स अराउंड इन हिज माउथ अलॉन्ग विद द सुगरी बकांगा, जो मीठा कोकोनट से बना हुआ वो पेस्ट्री खा रहा था,
उसको खाते खाते उसने बोला, वेल इट लुक्स वेरी कूल, कुछ भी हो ये बहुत कूल दिखता है। और ऐसा ये उसके जो वर्ड्स थे वो थोड़ा क्लियर नहीं थे, बिकॉज वो पेस्ट्री को खाते हुए वो वर्ड्स बोल रहा था। ठीक है। सडनली स्टीफन पुल्ड हिज ब्लेजर अप ओवर हिज हेड। अचानक से स्टीफन ने जो ब्लेजर पहना हुआ था उस ब्लेजर को उतार के अपने हेड को कवर कर लिया, अपने सर को उसकी तरह, बिल्कुल जैसे वो कैडेट से शिरीन जो है वो कैडेट से अपने हेड को कवर किए हुई थी, उसी तरह से उसने भी उस ब्लेजर से अपने हेड को कवर कर लिया। सो दैट ही टू वॉज वेयरिंग अ काइंड ऑफ कैडर, वो ये शो कर रहा था कि ही हिमसेल्फ हैज वर्ड द कैडर, उसने भी कैडर को पहना हुआ है। शिरीन हैड टू लाफ अगेन एज द बॉय लुक वेरी फनी। शिरीन हंस पड़ी क्योंकि उस जो स्टीफन था उसने जब ब्लेजर से अपने हेड को कवर कर रखा था, देन ही वाज लुकिंग वेरी फनी, वो बहुत ही मजाकिया जोकर जैसा दिखाई दे रहा था। शी इमेजिन्ड दैट हर मदर एंड फादर वुड लाइक स्टीफन वेरी मच बिकॉज ही वाज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। स्टीफन का बिहेवियर देख करके, जो उसका कंसोलिंग बिहेवियर था और जो उसका कूल नेचर था, बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेने का नेचर था, ये सारी चीज़ें देख करके शिरीन ये इमेजिन कर रही थी, सोच रही थी कि उसके पेरेंट्स जब स्टीफन से मिलेंगे, जब वो लंदन आएंगे और स्टीफन से मिलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पर्सन को, उसकी मदर को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते थे। He was and always looked on the bright side of life, which Shirin's mother said was very important for people to do. शिरीन की मदर पॉजिटिव थिंकर थी, इसलिए उन्हें ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते थे वो ऑलवेज लुक ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जो जीवन का हमेशा ब्राइट साइड देखते हैं, मतलब पॉजिटिव रहते हैं, डार्क साइड को इग्नोर करके चलते हैं और स्ट्रगल को फेस करते हैं। और स्टीफन इसी पर्सनैलिटी का बॉय था, लड़का था, ऐसा शिरीन ने उसके बारे में फाइंड आउट किया था उसके बिहेवियर से। That's why she felt that whenever she will get introduced Stephen with her parents will be very happy and they would like Stephen. Soon the two were lost in games of make-believe and adventure, running about in the corner of the playground. जैसे कि दोनों में फ्रेंडशिप शुरू हो गई थी, दोनों एक दूसरे के लिए फैमिलियर हो गए थे, तो दोनों ने लंच ब्रेक का एंजॉय करना शुरू किया। उन्होंने अपनी अपनी स्टोरीज, अपनी जो पास्ट लाइफ की बिलीव्स थी, क्या कौन सोच रहा है, कैसे क्या किन चीज़ों पे जो लोग विश्वास करते हैं, इस तरह का गेम खेलना शुरू किया। और साथ में वो एडवेंचर्स, मतलब रिस्की गेम्स को, रिस्की टास्क को लेने की बातें या रिस्की टास्क को करने की बातें भी करनी शुरू की। और वो दोनों प्लेग्राउंड में एक तरफ दौड़, एक से दूसरे कॉर्नर तक दौड़ रहे थे। Means to say they were enjoying their lunch break, chasing each other all over the place, और एक दूसरे को चेज मैंने फॉलो करना, पीछा करना। और खेल खेल में चूंकि लंच ब्रेक था, they were playing, they were engaged in playing, that's why they were following each other. They exchanged stories and Shirin told Stephen all about life in Tehran, as they have formed a firm friendship between them. Then as Shirin could believe in Stephen, so Shirin told each and everything. Shirin told each and everything related with Tehran and the lifestyle of Tehran to Stephen. And it was strange for the Stephen that he himself was enjoying the stories and facts told by Shirin. Now Stephen told Shirin about all the cool things you could do in London. एंड इन एक्सचेंज, मतलब बदले में उसने तेहरान के बारे में सब कुछ बताया। एंड स्टीफन डिस्क्राइब लंदन बिफोर शिरीन, लंदन से जितनी भी लंदन की अच्छी बातें थी, कूल बातें थी, जो शिरीन को मोटिवेट कर सकती थी वहाँ पर रहने के लिए, वो सारी चीज़ें स्टीफन ने उसको, शिरीन को एक्सप्रेस की। Well, it was not too long before the other children noticed how much fun Shirin and Stephen were having. When Stephen and Shirin was enjoying lunch break, other students of the school who were present in playground, they noticed how they were enjoying. Although they were unfamiliar with, they were stranger for each other, but
within short time they make a form friendship and now they were enjoying their friendship, they were enjoying the lunch break or in the school. ये चीजें और बच्चों ने भी नोटिस की, ध्यान दी. Very soon they began to gather around and join with the games and the story. And now other students were also interested to listening the also interested in listening the stories told by Shirin, and that's why they came nearer to Shirin and Stephen. Before the bell rang to call the children back to class, इससे पहले कि बच्चे वापस क्लास में रिटर्न हो और लंच ब्रेक ओवर हो, वे शिरीन और स्टीफन के पास आने लगे, उनके बताए जाने वाले किस्से कहानियों में इंटरेस्ट लेने लगे. There was a big group of children all gathered around listening to Shirin. और जब तक लंच ब्रेक ओवर होता तब तक शिरीन के पास एक बड़ा ग्रुप स्टूडेंट का गैदर हो गया था, कलेक्ट हो गया था, इकट्ठा हो गया था. एंड ऑल ऑफ देम वर एंजॉइंग स्टोरीज expressed and told by Shirin related with Tehran and how Tehran at that time was facing danger when she left there. All tell stories about life in Tehran. Gathered around listening to Shirin tell stories about life in Tehran and how she had hidden under her bed. कि कैसे वो तेहरान में अपनी लाइफ को, अपनी खतरे से बचने के लिए कैसे वो बेड के नीचे छुप गई थी जब तेहरान पर अटैक हुआ था. ये और कितना डेंजरस था वो एटमॉस्फेयर, कैसे उस डेंजर को कैसे उसकी फैमिली ने और शिरीन ने फेस किया था. ये सारी चीज़ें सुनने में वो जो अदर स्टूडेंट्स थे और स्टीफन था उनको बड़ा ही अच्छा लग रहा था, इंटरेस्ट लग रहा था. ओके स्टूडेंट, दैट इज इनफ फॉर टुडे एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो lecture class we will read the last part of the story related with Shirin and Stephen. Till that, have a nice day. Myself Rakesh Kumar, maths teacher, Lafswadi Group of Institution. मैथ क्लास 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का मैथ क्लास में स्वागत है. बच्चों, आज एक्सरसाइज नंबर 1.5 का अध्ययन करेंगे. इसलिए क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट कर ली थी. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है वर्गमूल ज्ञात कीजिए. वर्गमूल ज्ञात कीजिए. तो इसमें केवल फ्रैक्शन की वजह से यानी भिन्न में दिया गया है. तो इसका पहला पार्ट है 400 बटे 841. तो ये बराबर हो गया. रूट लगाएंगे हम, चूंकि वर्गमूल ज्ञात करना है इसलिए हमको इसमें रूट लगाना होगा. रूट लगाने के बाद चाहे तो आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर ले दोनों का, और चाहे तो गुणनखंड विधि से. भाग विधि से ज़्यादा बेहतर है. तो पहले हम 400 का वर्गमूल निकाल लें. नीचे से दो के जोड़े बनाते हैं तो 2 दूनी 4, घटाया कुछ नहीं बचा और ये पूरा जोड़ा उतारेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा. तो 400 का वर्गमूल कितना हो गया 20. और 841 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दूनी 4, घटाएंगे 4 बच गया और 41 को यहाँ पर उतार लेंगे तो अब 9 हो सकता है. 9 9 81 और 9 दूनी 18. ओ सॉरी 841 में से 20. तो आगे ये 2 को इस 2 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4. 2 और 2 4. अब 9 आ जाएगा तो 9 यहाँ भी लिखेंगे और 9 को यहाँ भी लिख देंगे. 9 का गुना 49 में करके यहाँ 9 9 81, हासिल कितना आ गया 8. और 9 चौको 36 और 8 44. इसका मतलब हो गया इसका वर्गमूल मिला 29. तो बराबर हो गया 20 बटे 29. शायद आपको आ गया होगा. ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क ही है. अब इसका
इसमें पार्ट है आपके 8। अब हम थर्ड पार्ट इसका और बता दें। थर्ड पार्ट चूंकि मिक्स फ्रैक्शन में है तो थर्ड पार्ट में है 1 होल 29 अपान 196। तो आप चूंकि इसका भी वर्गमूल निकालना है तो पहले हम रूट लगाएंगे। रूट लगाने के बाद रूट लगाएंगे तभी तो वर्गमूल पता चलेगा कि निकालना है। इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हर का गुणा सही से करेंगे और अंश को जोड़ देंगे। तो 196 एकम 196 में 29 को जोड़ेंगे तो 225 और बटे 196 रूट इसमें भी लगा देंगे। अब चाहें तो हम फैक्टर कर लें या फिर हम इसमें भी भाग विधि से ही कर लें। तो 225 दो के जोड़े बनाएंगे, एक एकम एक घटा देंगे तो एक बच गया, यहाँ +1 कर लेंगे तो 2 हो गया और 25 को उतार लेंगे, 5 बार जाएगा, 5 यहाँ भी और 125 यहाँ किया तो बराबर इसका क्या आ गया 15 और बटे 196। 14 का होता है वैसे, अगर आपने लर्न किए होंगे तो आपको मालूम हो रहा होगा। तो 196 नीचे के दो के जोड़े बनाएंगे नीचे से, एक एकम एक और इसको घटाएंगे तो 0 हो गया, 96 यहाँ हो गया, +1 कर देंगे तो 2 हो गया। अब नीचे वाले अंक को बंद करें, 4 बार गया, 4 यहाँ में लिख देंगे, 4 यहाँ में लिख देंगे, 4 का 24 में गुणा करके 24 को 96 लिख देंगे तो इसका कितना आ गया 14, यानी हो गया 15/14। अब चूंकि अंश बड़ा है हर छोटा है इसलिए इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में नोट कर सकते हैं। इस बिंदु में 14 एकम 14, एक बच गया, एक सही 1/14 और ये आपको आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 8 पार्ट हैं, सभी पार्ट इसी तरीके के हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग सेम है, बस इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं जिनमें दशमलव संख्याएं हैं। तो दशमलव संख्याओं का भी वर्गमूल निकालना आप जानते हैं, लेकिन देख लीजिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट जिसमें दशमलव लगा है, बाकी सब पहले की तरीके से हैं। तो 4th पार्ट में है √2.25 अपान 2.56। तो इसमें करना ही है कि दशमलव दो अंकों के ऊपर अंश बाहर दोनों में लगे हुए हैं, इसलिए हम इन दशमलव को हटा लेंगे। तो 225/256 हो गया और इसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि 225 का वर्गमूल अभी निकाला था आपने, 15 225 बटे 16 256 तो 15/16 आ जाता है। इसी तरीके से इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में है रूट, इसमें भी पॉइंट लगा 0.484 अपान 0.676। तो इसमें भी दशमलव 3 अंकों के ऊपर दोनों में लगा है अंश बाहर में, तो दशमलव हट जाएगा और इक्वल 484, 22 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 22 आ जाएगा और बटे 676, 26 676 होगा तो 26 हो गया। इसे रिड्यूस कर लेंगे तो 2 से भाग दोनों में चला जाता है तो ऊपर तो आ गया 11 और नीचे आ गया 13, तो बराबर 11/13 और ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट आप आसानी से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कुछ संख्याएं लिखी गई हैं जिनको हर का परिमेयकरण करके आपको मान निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपके 5 पार्ट हैं, तो हम कोई 2 पार्ट आपको बता दें। तो जैसे पहला पार्ट है आपका √1/3, तो इसको पहले हम लिख सकते हैं, दोनों में रूट अलग अलग लगा दें तो √1/√3, तो 1 का इस रूट ले लेंगे तो 1 हो जाएगा और अपान √3।
अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी हर का परिमेयीकरण कर लें तो √3 इंटू √3 से अंश व हर में गुणा कर दें तो बराबर हो गया √3/3। √3 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं तो √3 का एलसीएम नोट कर स्क्वायर रूट लेते हैं तो 3.000000 और दशमलव से 3 के इस प्रकार से जोड़े बना लेते हैं। तो एक एकम एक, पहला जोड़ा है 3 तो एक एकम एक लिख देंगे और एक यहाँ भी लिख लेंगे और घटा लेंगे तो 2 बच जाएगा, यहाँ +1 कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। दशमलव के नीचे जोड़ा उतारने जा रहे हैं तो दशमलव यहाँ लगा लेंगे और ये 0 यहाँ नोट कर लेंगे। नीचे वाले अंक को बंद करेंगे और 2 से भाग देंगे 20 में तो 10 बार आइडिया मिला, लेकिन 10 बार जाएगा नहीं तो ये लगभग 7 टाइम्स हो सकता है। तो 7 लिख देंगे, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18। घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 8 गया 1 और अब फिर से 0 हम जोड़ा उतार लेंगे तो यहाँ हो गया 1100 और यहाँ हो गया +7 तो ये हो गया 34। फिर से नीचे वाले अंक को बंद करेंगे तो अब ये लगभग 3 टाइम्स हो रहा है। 3 34 से भाग 110 में देंगे 3 बार जाएगा तो 343 यहाँ लिख देंगे। 3 से 343 में गुणा करके लिख देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9 और 1 10। फिर घटा लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और 9 में 2 गया 7 बचा और यहाँ रह गया 0 तो 71 बच गया और फिर से हमने ये जोड़ा अपना उतार लिया तो 71 तो हो गया, यहाँ पर +3 कर लेंगे तो हो गया 346। अब फिर नीचे वाले अंक को बंद करेंगे तो अब ये 2 बार ही जाएगा तो 2 यहाँ लिख लेंगे और 2 यहाँ भी लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 2 छन 12, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिहाई 6। घटा लेंगे अब चूंकि हमारे पास हमको इसका मान मिल गया है, आगे नहीं करना है तो √3/3 की वैल्यू क्या मिलेगी 1.732/3। 3 का भाग हम इसमें दे देंगे तो दशमलव लगा दिया 0. चूंकि 17 में भाग देंगे तो 3 बचे 15, 2 बच गया और 23 हो गया, 3 सत्ते 21 फिर 2 बच गया 3 सत्ते 21 और छोड़ देते हैं और यही आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। तो शायद आपको ये सिस्टम आ गया होगा। इसी में आगे है एक .9 का, तो आप इसको आपको स्वयं कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 तक आप कंप्लीट कर लें। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको कंप्लीट करना है। बस आज इतना ही इस क्लास में, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास 8 ज्योग्राफी पार्ट 2 भूमि मृदा और जल संसाधन में जल संसाधन उनके उपयोग के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी बच्चों जलीय चक्र, हाइड्रोसाइकिल। तो जल चक्र क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे कि ये चित्र है जल चक्र का। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द हाइड्रोसाइकिल। तो हम बात करते हैं कि देखिए 3 प्रक्रियाएं इसमें होती हैं, वाष्पन, संघनन और पातन। वाष्पन, संघनन और पातन। इज इट क्लियर? वाष्पन, संघनन और पातन। तो बच्चों ये देखिए आपका है समुद्र का जल है। समुद्र के जल में अगर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो समुद्र का जल क्या होता है बच्चों, वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठने लगेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। समुद्र के जल में सूरज की किरणें पड़ने से समुद्र का जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठ जाएगा और ऊपर जाके ये जमा होकर बादल के रूप में फॉर्म हो जाएगा बच्चों। ये बादल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, संघनन। क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। ये प्रक्रिया हमारी संघनन कहलाती है। फिर बादल से हमारा क्या हो जाएगा, जब बादल के रूप में फॉर्म हो जाएगा तो बादल से क्या
पाथन, प्रेसिपिटेशन। तो ये तीन प्रक्रियाएं हमारी होती हैं, वाष्पन, संघनन और पातन। तो बच्चों प्राकृतिक रूप से जो जल होता है हमें वर्षा और हिम के पिघलने से प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक रूप से हमको जल कैसे प्राप्त होता है, वर्षा हो रही है या हमारा बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है। तो वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन जो होता है, प्रेसिपिटेशन से प्राप्त जल हमें हमारे उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं होता है। इसका बहुत सा भाग क्या होता है बच्चों, जब वर्षा होती है तो वर्षा से जो जल प्राप्त होता है वो हमको उसका पूरा भाग नहीं मिलता है उपभोग के लिए, क्योंकि इसका बहुत सा भाग कहाँ चला जाता है बच्चों, महासागरों में जा मिलता है। कहाँ मिलता है, महासागरों में मिल जाता है। और कुछ भाग क्या हो जाता है बच्चों, वाष्पीकृत हो जाता है। कुछ भाग का क्या हो जाता है, वाष्पन। अब महासागर का जल वाष्पीकृत होकर ऊपर चला गया, ठीक है, तो कुछ भाग वाष्पीकृत हो जाता है और बहुत सा जल बहकर नदियों, तालाबों और झीलों में चला जाता है। तो इस जल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पृष्ठीय जल कहा जाता है। वर्षण से जल थोड़ी सी मात्रा मृदा में प्रवेश करके, मतलब वर्षा के जल की जो थोड़ी मात्रा होती है, बहुत थोड़ी मात्रा में जल भूमि में चला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। और हमको भूमिगत जल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन हमको भूमिगत जल बहुत कम उपलब्ध होता है। तो वर्षा के जल की थोड़ी सी मात्रा बच्चों कहाँ चली जाती है, भूमि में चली जाती है, जिसे हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। इस प्रकार उपलब्धता के आधार पर जल संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया थी जलीय चक्र, वाष्पन, संघनन और पातन। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि समुद्र के जल में सूरज की किरणें पड़ने से क्या होता है, जल वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत होकर जल ऊपर जाता है, ऊपर जाके वो क्या होने लगता है, उसका संघनन होने लगता है, यानी बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर बादल से क्या होती है बच्चों, वर्षा होती है, पातन होता है। तो ये हमारा क्या है, जलीय बच्चों जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन। तो जल संरक्षण से आशय जल संसाधनों के ऐसे विवेकपूर्ण उपयोग से है जिससे उनका अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई के लिए प्रयोग किया जा सके। तो बच्चों जल संरक्षण के अंतर्गत जल संसाधनों की अनावश्यक खपत, विनाश की रोकथाम, परिरक्षण तथा नवीनीकरण शामिल है। अब हम बात करते हैं जल संरक्षण की उपलब्धता। जल संरक्षण की उपलब्धता, बच्चों इसमें हम बात करने जा रहे हैं जल संरक्षण की उपलब्धता। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल प्राकृतिक वनस्पति एवं मनुष्य जीव जगत निर्भर है, कोई भी जीवधारी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। यह हमारे जीवन, रहन सहन, भोजन, कृषि, जलवायु के निर्माण, व्यवसाय आदि के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन बच्चों ये जो जल संसाधन है इसकी बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। जल संसाधन की समस्याएं क्या है, शुद्ध जल रंग रहित, गंध रहित और स्वाद रहित होता है। तो क्या है कि ये महान द्योतक है, इसलिए अनेक प्रदूषक पॉल्यूटर्स जो होते हैं हमारे, वो जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, बहुत इजीली जल में वो घुल जाते हैं। जिससे क्या होता है कि वर्तमान में मानव के क्रियाकलापों के कारण जल में तीव्र गति से प्रदूषण हो रहा है। तो जो गंभीर चिंता का विषय है, जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। तो बच्चों बात करते हैं कि जल प्रदूषण के कौन से स्रोत हैं। जल प्रदूषण के स्रोत, बच्चों जल प्रदूषण के क्या स्रोत हैं हम बात करते हैं। सबसे पहला है बच्चों घरेलू अपविष्ट, घरेलू अपविष्ट। दूसरा बच्चों घरेलू अपशिष्ट, दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट, मतलब उद्योगों से, फैक्ट्रियों से निकली हुई गंदगी, औद्योगिक अपशिष्ट। थर्ड हमारा बच्चों कृषि कार्यों में प्रयुक्त रसायन। थर्ड हमारा क्या है, कृषि कार्यों में प्रयुक्त रसायन। और फोर्थ हमारा है बच्चों जनसंख्या में वृद्धि, नवीनीकरण, उद्योगीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, नवीनीकरण, औद्योगीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, नवीनीकरण,
वनोन्मूलन, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन आदि के कारण दूषित जल के विस्तार से वनस्पतियों तथा जंतुओं के अस्तित्व को क्या हो रहा है बच्चों, खतरा उत्पन्न हो रहा है। आज अनेक देशों में शुद्ध पेयजल की कमी ही गंभीर समस्या विद्यमान है। जल संकट से उबरने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, जल संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, जल को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। तो जल प्रदूषण के स्रोत क्या है हमारे, घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि कार्यों में प्रयुक्त रसायन, जनसंख्या में वृद्धि, नवीनीकरण, औद्योगिकरण और वनोन्मूलन। अब हम बात करते हैं बच्चों जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के उपाय। बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं जल संरक्षण के उपाय। तो जल संरक्षण के बहुत उपाय हैं, इन उपायों को अपनाकर हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले वनस्पति उगाना, बांध तथा जलाशयों का निर्माण, सीवेज, औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ, विवेकपूर्ण उपयोग, वर्षा जल एकत्रीकरण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वनस्पति उगाना। पकड़ योग्य क्षेत्रों में जो कि जल तथा मिट्टी को पकड़ सकते हैं तथा भूमि के अंदर की परतों में क्या करें बच्चों, भूमिगत जल का निर्माण करें। तो वनस्पति उगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा है बांध तथा जलाशयों का निर्माण करना। तो बच्चों खेती में जल की सप्लाई को नियमित बनाने के लिए तथा साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में भी जल सहायक होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत शक्ति। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है सीवेज। सीवेज के द्वारा क्या होता है बच्चों, जल को साफ किया जाता है ताकि नदियों में साफ जल को छोड़ा जा सके। तो सीवेज से क्या होता है बच्चों, जल को साफ किया जाता है, जल को साफ किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ। औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ रासायनिक तथा जैविक प्रदूषण से बचाने के लिए औद्योगिक व्यर्थ पदार्थों को क्या होता है बच्चों, साफ किया जाना चाहिए। जो उद्योगों से जो व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं उनको क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों विवेकपूर्ण उपयोग। दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए, जल के अनावश्यक उपयोग से बचना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों वर्षा जल एकत्रीकरण, यानी वर्षा जल को एकत्र करना चाहिए तथा भूजल को बढ़ाना चाहिए। तो ये हमारे उपाय हैं, कौन कौन से, वनस्पति उगाना, बांध तथा जलाशयों का निर्माण करना, सीवेज यानी जल को साफ किया जाना, औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ, विवेकपूर्ण उपयोग और वर्षा जल एकत्रीकरण। बच्चों हम बात करते हैं कि वर्षा जल संचयन या संग्रहण, यानी वर्षा के जल का संचय कैसे किया जाता है। तो वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर स्टोरेज विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने तथा एकत्र करने की विधि है। इसका प्रयोग भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। ये कम मूल्य की परिस्थिति अनुकूलन विधि, मतलब बहुत कम मूल्य, इसमें ज्यादा मूल्य नहीं लगता, जिसके द्वारा क्या करते हैं बच्चों, पानी को संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को क्या किया जाता है, नलकूपों में, गड्ढों में तथा कुओं में एकत्र किया जाता है। कहाँ एकत्र किया जाता है, नलकूपों में, गड्ढों में तथा कुओं में वर्षा के जल को एकत्र किया जाता है। तो इसके उद्देश्य क्या है, वर्षा जल को एकत्र करने के क्या उद्देश्य हैं, ग्रीष्म ऋतु तथा सूखे के समय जल की घरेलू मांग को पूरा करने में सहायता करना। मतलब ग्रीष्म ऋतु के समय जल की या सूखे के समय जल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उस समय जल की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए वर्षा के जल को क्या किया जाता है बच्चों, एकत्र किया जाता है। सेकंड है जल के सतही बहाव को कम करना, जो वह नालियों को अवरुद्ध कर देता है। जल को सड़कों पर फैलाव को रोकना, जिससे सड़कों तथा पानी दोनों का बचाव, मतलब जो पानी ओवर वेस्ट होता रहता है सड़कों पर आ जाता है, तो जल को के सड़कों पर फैलाव को रोकना चाहिए। भौम जल के भंडार में वृद्धि करना, भौम जल प्रदूषण को रोकना, भूमिगत जल की गुणवत्ता को सुधारना, मृदा अपरदन तथा बाढ़ को रोकना। मृदा अपरदन जैसे मैंने बताया
वर्षा के जल को छत के वर्षा के जल का संग्रहण। पहली विधि क्या आती है बच्चों? छत पे जो वर्षा का जल गिर रहा है उसको संग्रहित करना। सेकंड हमारी इसमें विधि होती है खेतों के चारों ओर खाइयां बनाना। बच्चों खेतों के चारों ओर खाइयां बना के भी हम क्या कर सकते हैं? वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं। खेतों के चारों ओर खाइयां बनाना। ना नेक्स्ट है हमारा बच्चों हमारा बंद व बेकार पड़े कुओं का पुनर्भरण करना। जो कुएं बंद पड़े हैं, जो कुएं बेकार हैं, उनको क्या करना? उनको पुनः भरण करना, उनको पुनः भरना। खुदे हुए कुओं का पुनर्भरण करना, हैंड पंपों का पुनर्भरण करना और रिसाव खड्डों का निर्माण करना। छोटी नदियों पर बांध बनाकर रोकना वर्षा के जल को। तो ये सब उपाय करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों? वर्षा के जल को संचयन कर सकते हैं। वर्षा के जल का संचयन हमारे लिए घरेलू उपयोग में हमारे जो जल की आपूर्ति को पूरा करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. हेलो क्लास, वेलकम टू यू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर फर्स्ट भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको चैप्टर सेकंड भारत के वायसराय के बारे में पढ़ाऊंगी। चैप्टर सेकंड यानी भारत के वायसराय से पहले आप भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में पढ़ चुके हैं कि यूरोपियों के आगमन के समय माने सबसे पहले भारत में पुर्तगाली, डचेस, फ्रांसीसी तथा इसके बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ। सारे जो भी यूरोपीय थे, यूरोपियों का भारत आने का कारण केवल यहाँ व्यापार करना था, परंतु पुर्तगाली, डचेस और फ्रांसीसी यानी व्यापार करने के बाद भारत से वापस चले गए। परंतु ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजी शासन जो था उसने भारत की व्यवस्था यानी उस समय मुगल सम्राटों यानी मुगल जो सम्राट थे वह बहुत ही शक्तिशाली नहीं थे, बहुत ही कमजोर राजा थे। उनकी जो राज्य व्यवस्था थी वो सुदृढ़ नहीं थी, इसलिए भारत में अंग्रेजों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अच्छा मौका था। इसलिए पहले भारत में कई गवर्नर जनरल हुए तथा भारत की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ वह धीरे से जुड़ते गए। हम ये कह सकते हैं कि भारत विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था। तो पहले अंग्रेजों ने लोगों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर कई चीजों का विकास किया। जैसे क्या था? यातायात की सुविधाएं थी, संचार व्यवस्था था, डाक व्यवस्था थी, माने कई ऐसी चीजें थी जो अंग्रेजों के समय काल से स्टार्ट हुई। तथा पश्चिमी शिक्षा का आगमन यानी पश्चिमी शिक्षा का आगमन भी अंग्रेजों के समय काल में हुआ। पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी एक माध्यम बनाया। अब हम बात करते हैं भारत के वायसराय। भारत के वायसराय जो थे उनका जो टाइम पीरियड था वो 1858 से 1947 तक था, यानी 1858 से 1947 तक। सबसे पहला जो वायसराय था वो क्या था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो समय था वो 1858 से 62 तक था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं इसका जो समय था वो टाइम पीरियड बहुत ही कम था। इसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माने लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। माने भारत इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे वह व्यवस्था समाप्त होकर एक पद आया था, वो क्या था? वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स माने लॉर्ड कैनिंग ने उस समय एक व्यवस्था यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार का स्थानांतरण माने ईस्ट इंडिया कंपनी जो केवल उस समय व्यापारिक माने व्यापार के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो चल रही थी, अब उसे कुछ अधिकार माने कुछ अथॉरिटीज जो थी यानी जो अधिकार थे वह स्थानांतरण किए गए थे कि शासन को
भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। मानी कंपनी के जो भी अधिकार थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी उस समय पूरी अथॉरिटी में थी, तो उन अधिकारों को स्थानांतरण किया गया था। माने उन स्थानांतरों के शासन को भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत स्टार्ट किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में यूरोपीय समुदाय यानी यूरोपीय समुदाय द्वारा 1858 में स्वायत्त विद्रोह भी हुआ था। स्वायत्त विद्रोह मतलब भारत में अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ काले और गोरे लोगों में क्या था, भेदभाव था। तो उस भेदभाव के समय भारत के लोग जो थे तो उनकी शासन नहीं, कुशासन की व्यवस्था से बहुत अधिक परेशान थे। इसलिए 1858 में एक क्या था, एक मूवमेंट माने एक मूवमेंट हुआ जिससे यूरोपीय समुदाय माने जो यूरोपीय समुदाय थे वो अपने आप को क्या स्वायत्त माने स्वायत्त मानते थे। इसलिए 1859 में एक स्वायत्त विद्रोह माने एक स्वायत्त विद्रोह भी हुआ। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट भी पारित किया गया। माने इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 में इंडियन काउंसिल माने इंडियन काउंसिल एक्ट भी पारित हुआ। आगे लॉर्ड एल्गिन माने लॉर्ड एल्गिन का समय जो था वो 1862 से 63 तक था, जिसमें सबसे मुख्य जो आंदोलन था वो क्या था, बहादी आंदोलन। लॉर्ड जॉन लॉरेंस ये क्या थे, भारत के तृतीय वायसराय थे, जिनका समयकाल 1864 से 59 तक था। इन्होंने समिति कार्य एवं रेलवे का विस्तार किया था। माने रेलवे व्यवस्था जो थी पहले से भी चल रही थी, परंतु इसे विस्तार करना तथा किसी भी कार्य को समिति के रूप में करना लॉर्ड लॉरेंस ने स्टार्ट किया। उसने भारत में भारतीय वन विभाग का भी गठन किया था, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि वनों से बहुत अधिक बहुमूल्य चीजें प्राप्त होती हैं, इसलिए उसने वन विभाग का भी गठन किया। नेक्स्ट 1865 में भूटान का युद्ध लड़ा गया। 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। माने इस प्रकार हम कह सकते हैं इससे पहले जो था तो उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट जो थी वो स्थापित नहीं थी। तो 65 में कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई तथा यूरोप में जो संचार व्यवस्था चल रही थी यानी यूरोप में टेलीग्राफिक संचार को भी खोला गया था। माने यूरोप में इससे पहले टेलीग्राफिक व्यवस्था जो थी वो सर जॉन लॉरेंस ने स्टार्ट की थी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज इन 3 भारत के वायसराय के बारे में पढ़ाया है। आगे के वायसराय के बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, मैं आज आपको चैप्टर 2 सिद्धि मंत्रा का अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। ये क्लास 8th हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। बच्चों, सिद्धि मंत्रा चैप्टर से आप शब्दार्थ लिख चुके होंगे, अपनी नोटबुक पे अर्थ लिख चुके होंगे, ऐसी मुझे आशा है। इसके बाद अर्थ लिखने के बाद एक्सरसाइज करनी है आपको। अनुप्रयोगा जो दिया है, अनुप्रयोगा मीन्स ही है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न आप अपनी बुक से लिखेंगे और उत्तर मैंने यहाँ लिख रखे, ठीक है। आपका क्वेश्चन है नारायणपुरे कहाँ निवसति, नारायणपुर में कौन रहता है। इसका आंसर होगा नारायणपुरे रामदासः निवसति। अगला है क्वेश्चन, रामदासः प्रातः उत्थाय किम करोति। रामदास प्रातः उठ करके क्या करता है। आपका आंसर होगा रामदासः प्रातः उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। रामदास प्रातः उठकर नित्य कर्म
करता है। अगला क्वेश्चन है धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य कारणम किम आसीत्। धर्मदास की दरिद्रता का कारण क्या था? तो आपका आंसर होगा धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्य अकर्मण्यता आसीत्। धर्मदास की दरिद्रता का कारण उसका काम ना करना था। नेक्स्ट है सिद्धि मंत्र किम आसीत्। सिद्धि मंत्र क्या था? तो आपका आंसर होगा कर्म एव सह सिद्धि मंत्र। कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मदासस्य सकलम कार्यम कः संपादयति। धर्मदास के पूरे कार्य कौन करता है? तो आपका आंसर होगा बच्चों धर्मदासस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति। धर्मदास के पूरे कार्य सेवक संपन्न करते हैं। अगला है स्वास्थ्य। धर्मदासस्य कस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। किसका स्वास्थ्य बढ़ गया? धर्मदास। तो आपका आंसर होगा धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। अगला लास्ट है क्वेश्चन कः क्षीण विभुवा आसीत्। तो आपका आंसर है क्षीण विभुवा धर्मदासः आसीत्। तो इस तरह से ये प्रश्नोत्तर आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 2 पर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पुत्रेण से यहाँ रिक्त स्थान आएगा पिता क्षेत्राणि गच्छति। किम रिक्त स्थान भरिए केन। किम केन रोगेण ग्रस्तः। अगला है सह रिक्त स्थान में शब्द भरिए तुभ्यम। सह तुभ्यम अवश्यम सिद्धि मंत्र दास्यति। ठीक है, आगे देखिए तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। तो यहाँ पर श्रमेण के बाद रिक्त स्थान में शब्द आएगा निरीक्षणेन। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। लास्ट है सेवका नाम। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा शब्द सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशुः दुर्बलः जाता। सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल हो गए यानी कि कमजोर हो गए। सेवका नाम षष्ठी बहुवचन है बच्चों। तो यहाँ पर शब्द आप लिखें सेवकों की उपेक्षा से या नौकरों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल हो गए या कमजोर हो गए। तो आपने एक्सरसाइज नंबर 1 में प्रश्नोत्तर लिखे जो कि आपको बुक में तो लिखने ही है पेंसिल से, आपको नोटबुक में भी लिखना है। उसके बाद ये रिक्त स्थान आप करिए और रिक्त स्थान या जो भी एक्सरसाइज है बुक की वो ध्यान रखें कि उसे आप पेंसिल से ही फिल करेंगे। आपको बुक में पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो नोटबुक में शब्दार्थ लिखे हैं उस पे लाइन जरूर ड्रा करें। कई बार बच्चे उसमें एरो बना देते हैं या ऐसे ही सीधे सीधे लिख देते हैं शब्दार्थ। लाइन ड्रा करें। नोटबुक में इंडेक्स जरूर बनाएं। अर्थ लिखते समय संदर्भ लिखें। स्टार्टिंग में संदर्भ लिखने का तरीका भी मैंने बताया हर वीडियो में। एक बार और बताती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुगंधा के सिद्धि मंत्रा पाठ से ली गई है। फिर संकेत लिखें और अर्थ लिखें। संकेत आपको जब भी आप पैसेज का अर्थ लिखेंगे तब आपको हर बार संकेत लिखना है, लेकिन संदर्भ स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। लेखन कार्य बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Myself Rakesh Kumar, science teacher of Group of Shivaji Institution. साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आप लोगों ने इसके पहले चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज इस क्लास में चैप्टर 2
यानी कोशिका तथा ऊतक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कोशिका क्या है। सभी सजीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई या सभी सजीवों के शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इन इकाइयों को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सन रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। तो सबसे सूक्ष्मतम इकाई यह कोशिका जीवित सजीवों की सबसे छोटी इकाई का नाम कोशिका होता है। अब वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका। भाई जीवित चीजें तो दो तरीके की हैं, जीवित और वनस्पति, जंतु और वनस्पति। तो जंतु और वनस्पति कोशिका दोनों में डिफरेंस है। यानी पौधों में, पेड़ पौधों में जो कोशिकाएं होती हैं और जंतुओं में जो कोशिकाएं होती हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। तो पहले तो हम जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन करें। तो जंतु कोशिका में सबसे किनारे की ओर एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के बाद अंदर की ओर दो पार्ट विशेषता होते हैं। नंबर 1 केंद्रक और नंबर 2 साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक अलग पार्ट हो गया और ये बाकी कोशिका द्रव्य एक अलग पार्ट हो गया। कोशिका द्रव्य में गोल्गी बॉडी, रेक्टिकाएं और माइटोकॉन्ड्रिया आदि आते हैं। केंद्रक और केंद्रक के अंदर एक छोटी सी केंद्रिका होती है। केंद्रक कला होती है, उसके अंदर यानी केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन जाल बिछा होता है और उन पर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए आरएनए यानी राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम का मतलब है गुणसूत्र। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र या क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन धागे। तो इस प्रकार से अगर क्रोमैटिन धागों के ऊपर छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स, बूंद जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। तो इनमें से केंद्रिका भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, रेक्टिकाएं होती हैं और सभी का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग काम होता है। तो क्या क्या काम होता है? जैसे केंद्रक, केंद्रक का काम है माता पिता के गुणों को संतति में पहुंचाने का काम केंद्रक का होता है और कोशिका का नियमन भी। यानी केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए जो पाया जाता है ये संतति में गुणों को, माता पिता के गुणों को ले जाने का काम करता है। और इस कोशिका के मेटाबॉलिज्म यानी नियंत्रण केंद्रक कोशिका को नियंत्रित रखता है। इसी प्रकार से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा प्रदान करना, किसी भी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना। जैसे हमको कार्य करने की ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका भी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? जब हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं तो सांस अंदर की ओर जब ले जाते हैं तो अंतः श्वसन और बाहर की ओर निकालते हैं तो निःश्वसन होता है। अंतः श्वसन में जब हम अंदर ऑक्सीजन या गैसों का मिश्रण अंदर जब जाता है तो ऑक्सीजन वहाँ फेफड़ों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और अवशोषित करके रक्त में मिला दी जाती है। तो रक्त ऑक्सीजन का वाहक यानी ट्रांसपोर्टर हो गया। रक्त के द्वारा ही फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है।
इस शरीर के किसी भी पार्ट में अगर ऑक्सीजन जाना बंद हो जाए तो वहां पर सड़न उत्पन्न हो जाएगी। तो ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं में पहुंचाने का काम ब्लड करता है, और जब कोशिका में ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन यहाँ पर यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन को अवशोषित करने के बाद उससे क्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज इकट्ठा हुआ है भोजन करने से, तो जब वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जो ऊर्जा हमको इससे मिली है, चूंकि वो हर सेल में ये क्रिया हो रही है, तो हर सेल में आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे हमें सभी सेलों की ऊर्जा एक जगह इकट्ठे होकर के और हमें काम करने की शक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये जंतु कोशिका हो गई। वनस्पति कोशिका में एक कोशिका भित्ति, इसके ऊपर एक और बाहर किनारे की ओर पाई जाती है, वो कोशिका भित्ति कहते हैं, और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो आज आप जंतु कोशिका के बारे में आपने समझ लिया है, अध्ययन कर लिया। तो आज इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 8th H में ये सब्जेक्ट कंप्यूटर की क्लास है, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर प्रोसेसर। पिछली क्लास में हम लोगों ने फैचिंग साइकिल यानी कि फैच चक्र को पढ़ा था। फैच चक्र में क्या होता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको डिकोड किया जाता है, ठीक है, जो भी आपने निर्देश दिया है उसका डिकोड किया जाता है। और अब हम लोगों को पढ़ना है क्रियान्वयन चक्र। तो एक जो निर्देश चक्र होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एक फैच चक्र और एक एग्जीक्यूशन साइकिल यानी कि एक क्रियान्वयन चक्र से मिलकर आपका एक जो है वो निर्देश चक्र पूरा होता है, और एक निर्देश के लिए एक ही निर्देश चक्र होता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होती है। देखिए आपका क्या हुआ कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो जब डिकोड हो गया, डिकोड करने के बाद ऑपरेशन को जो भी ऑपरेशन होना था, ठीक है, उसको कहाँ पे भेजते हैं हम लोग? प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा संपादित किया जाता है। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो जब आपका डिकोड हो गया, डिकोड करने का मतलब क्या हो गया कि सपोज कल भी मैंने ये बात बताई थी, अगर मान लीजिए a प्लस बी है, ठीक है, तो a प्लस बी में क्या होता है, ये a और b दीज आर द ऑपरेंड, ये आपके ऑपरेंड है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेंड। ये तो आपके रजिस्टर में स्टोर होते हैं और ये होता है आपका इंस्ट्रक्शन, तो इसको हम लोग कहते हैं अप कोड। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड द अप कोड। अप कोड, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं दिस इज द ऑपरेशन कोड। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं ये ऑपरेशन कोड, ठीक है। तो ऑपरेशन कोड को क्या होता है? जब ऑपरेशन कोड को डिकोड कर लेता है, तो डिकोड करने का मतलब क्या हो गया कि अब यानी कि क्या ऑपरेशन, जैसे एडिशन है कि सब्सट्रैक्शन है, क्या है, डिकोड करने का मतलब होता है कि हर एक जो भी निर्देश है उसका एक ऑपरेशन कोड होता है, और वो उसने फैच कर लिया यानी कि वो डिकोड कर लिया, वो पता कर लिया कि अब ये इस वेरिएबल पर यानी कि इस ऑपरेंड पर किस तरह का ऑपरेशन होना है। तो जब वो उसको डिकोड कर लेगा तो उसको कहाँ पे भेज देगा? प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग यूनिट में भी कहाँ पर? प्रोसेसिंग यूनिट में भी वो एलयू में भेजता है, ठीक है। वो कहाँ पे भेजता है? वो उसको एलयू में भेजता है जहाँ पर उसके अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन जहाँ पर होना है। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑपरेशन के ऑपरेंड रजिस्टर से ऑपरेशन का जो ऑपरेंड होता है यानी कि ऑपरेंड हो गया आपका ए और बी, इसको कहाँ पे? जो कि रजिस्टर में स्टोर होता है, तो रजिस्टर से उसको एक्सेस करके उस पर ऑपरेशन किया गया, और जो रिजल्ट है वो क्या होगा? जो भी बीच बीच में जो भी रिजल्ट आता जा रहा होगा उस रिजल्ट को आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाता है। तो दो काम होते हैं, पहला तो जो डिकोड किया गया ऑपरेशन है उसको हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट में भेजते हैं, और जो रजिस्टर होता है उसको रजिस्टर में से जो ऑपरेंड है उसको
उसको एक्सेस करके उसके बाद जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में भेजा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपका जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो आपकी 2 स्टेप में पूरी होती है। तो इस प्रकार से आपका जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो 2 स्टेप में पूरा होता है। तो पहला स्टेप देखिए क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो अपकोड है, अपकोड का मतलब होता है ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड जब ज्ञात हो जाता है, ठीक है, तो ज्ञात होने पर कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल कहाँ से आता है, कंट्रोल सिग्नल आपका कंट्रोल यूनिट से आता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है, एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है उस ऑपरेशन को करने के लिए, ठीक है। सीधी सी बात है, कंट्रोल सिग्नल ही जो है वो पूरे जो भी आपकी प्रोसेसिंग है उनको कंट्रोल सिग्नल ही कंट्रोल कर रहा है। तो आपका जैसे ही उसको अपकोड पता चल जाता है, यानी कि ऑपरेशन कोड जैसे उसको पता चल जाता है, तो आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करेगा, एक कंट्रोल सिग्नल जो है वो जनरेट करेगा उस ऑपरेशन को करने के लिए। एक कंट्रोल सिग्नल जो है वो जनरेट करेगा और उस कंट्रोल सिग्नल को वो क्या करता है, प्रोसेसिंग यूनिट में सेंड कर देता है। वो उस कंट्रोल सिग्नल को कहाँ पे सेंड करता है, वो प्रोसेसिंग यूनिट में जो है वो सेंड कर देता है। उसके बाद अब आपका क्या हुआ, प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, पीयू यहाँ पे मैंने लिख दिया है शॉर्ट में। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट के साथ सिंक्रोनाइज होके, सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि प्रॉपर जब तालमेल बैठा के, ठीक है। तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है, कंट्रोल यूनिट के साथ सिंक्रोनाइज होकर के जो आपका रजिस्टर यूनिट में जो आपके ये ऑपरेंड पड़े हुए हैं, ऑपरेंड माने ए और बी वेरिएबल्स जो हैं, सिंक्रोनाइज करके क्या करती है, रजिस्टर यूनिट से ऑपरेंड को एक्सेस करता है, ठीक है। आपका अपकोड जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया गया है। तो जब वो प्रोसेसिंग यूनिट में वो भी चला गया है, तो वो जिस पर आपका जिस वेरिएबल पर यानी कि जिस ऑपरेंड पर वो ऑपरेशन होना है, तो वो भी तो आपका जाए, तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो आपका रजिस्टर यूनिट में स्टोर होता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट यही करती है कि कंट्रोल यूनिट्स के साथ सिंक्रोनाइज होकर उस रजिस्टर यूनिट से वो क्या करती है, इस ऑपरेंड को एक्सेस करता है और ऑपरेशन को पूरा करता है। और ऑपरेशन पूरा होने के बाद जो भी रिजल्ट है वो हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं तत्कालीन जो रिजल्ट है वो आपका स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका क्या हो गया कि ये आपका एक निर्देश जो है वो उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो गया। तो जब निर्देश का एग्जीक्यूशन पूरा हो गया तो यानी कि आपका क्या हो गया, निर्देश चक्र जो है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोगों को ये पता चल गया कि एक जो है वो निर्देश जो है वो आपका पूरा होने में, एक जो आपका निर्देश चक्र जो है वो पूरा होने में क्या क्या आपकी प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले आपका फेच चक्र एक पूरा होता है और सेकंड आपका एग्जीक्यूशन चक्र जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि एक निर्देश के लिए, ये आपको बिल्कुल फॉर्मूला ही इसको समझ लीजिए, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। फेच चक्र में क्या होता है आपका कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन उसको डिकोड किया जाता है, ठीक है। जब एक बार आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया, डिकोड का मतलब उस पर क्या काम करना है, उसका ऑपरेशन कोड, और जब वो डिकोड हो गया तब आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस चालू होता है, जिसको कि हम लोग क्रियान्वयन चक्र। तो फेच चक्र और एक एग्जीक्यूशन चक्र पूरा होने पर एक निर्देश चक्र जो है वो कंप्लीट होता है। अब दूसरे निर्देश के लिए फिर से दोबारा चक्र स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके लिए फिर क्या शुरू होगा, फिर वो क्या करेगा, जो कि आपका प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर में तो वही वाला आपका डेटा स्टोर रहता है जिसका अब नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूशन होना है। तो क्या करेंगे, इसमें से जो भी आपका डेटा है उसका एड्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, MAR में भेज दिया जाता है। अब उसके बाद इस एक चक्र पूरा होने के बाद वापस वो क्रिया फिर से दोहराई जाएगी। तो उसमें क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में जो भी आपका डेटा स्टोर है वो उसका एड्रेस जो है वो MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के द्वारा MVR में भेजा जाता है। तो इस तरह से वो आपका दूसरा निर्देश जो है उसका एग्जीक्यूशन जो है या वो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल चालू हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है ये इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो बराबर आपकी चलती रहती है जब तक कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही है। तो एक आप ये ध्यान रखिएगा कि हर एक
इंस्ट्रक्शन के लिए हर एक निर्देश चक्र का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए, हर एक निर्देश के लिए समय चक्र जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपका इतना ही काफी है और आज से आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगले दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।